नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान, जो कि आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। ठीक है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला है। देखिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। ठीक है, क्या है? शरीर के बेकार द्रव को बाहर निकालना। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? दोस्तों, यह विटामिन ए की कमी से होता है। किस कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम जो है वह पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। ठीक है, राइबोसोम का पादप भूमिगत प्रारूप तना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीवर हड्डी। ठीक है, यह दोस्तों कहाँ पर? यह जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। ठीक है, जबड़े की हड्डी शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो हृदय 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खून का जो रंग लाल होता है यह किसके कारण से होता है? तो दोस्तों, खून का रंग लाल होने का कारण है उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होना। जी हाँ दोस्तों, खून में होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण खून का रंग जो है वह लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन जो है यह एक प्रोटीन का यौगिक है। किसका है? प्रोटीन का यौगिक है। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रुधिर को धक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर को धक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। इसके कारण खून का धब्बा जमता है। अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का तरल भाग कहलाता है दोस्तों प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है? तो रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही क्रमशः ओ तथा ए भी हैं। ठीक है, यानी सर्वदाता कौन सा है? ओ है, और सर्वग्राही ब्लड है ए बी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, पित्त उत्पन्न होता है। पित्त जो है वह कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो पित्त रस जो है दोस्तों यह यकृत में उत्पन्न होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में उत्पन्न यहाँ पर साबित होता है। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप है 120/80 होता है। कितना? 120/80। अगला प्रश्न है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? तो रक्त से
अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी यानी कि वृक्क करता है। ठीक है, क्या करता है? वृक्क यानी कि किडनी रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। खून की जो छनाई होती है वह किडनी के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र। जी हाँ दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया नामक रोग जो है यह कुत्ते के काटने से होता है। क्या होता है? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है किससे? विषाणुओं से। ठीक है, विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है वायरोलॉजी, यानी कि वायरोलॉजी शाखा में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, खून धक्का नहीं जमता। खून का धक्का नहीं जमता किस रोग में? तो दोस्तों हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता। किस में नहीं जमता? हीमोफीलिया रोग में खून का धक्का नहीं जमता। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा जो रोग है यह दोस्तों आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन किसकी प्रति कण है? तो पॉजिट्रॉन है यह दोस्तों इलेक्ट्रॉन की प्रति कण है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की प्रति कण है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, जड़ों के रूपांतर का उदाहरण कौन कौन है? तो जड़ों के रूपांतर का उदाहरण मूली है, गाजर है और शकरकंद है। ठीक है, जड़ों के रूपांतर का कारण मूली, गाजर और शकरकंद है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, तने के रूपांतर का उदाहरण बताइए। देखिए यहाँ पे पहले जड़ के रूपांतर का उदाहरण देगा, तो अब है तने के रूपांतर का उदाहरण। तो तने के रूपांतर आलू, अदरक और प्याज है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लौह की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? पालक के पत्तों में लौह की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की में खून की मात्रा होती है। तो स्वस्थ मनुष्य होता है उनमें खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। किसके द्वारा होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह संतुलित होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40। ठीक है, कितनी? 40 होती है, जो कि 23 जोड़ों में होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है, जो कि 23 जोड़ों में उपस्थित रहती है। अगली प्रश्न है यहाँ पर, रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वह कहाँ पर होता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण। अगला प्रश्न है, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन जो है यह शरीर के किस भाग में बनती है? तो यह दोस्तों अग्नाशय द्वारा बनाती है। ठीक है, इंसुलिन कौन बनाता है? तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह कहाँ पर? मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो दो प्रमुख वंशानुगत हैं
वर्णता और हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया और वर्णता यह दो वंशानुगत रोग हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, मछली सांस लेती है, तो मछली जो है यह गिल्स के द्वारा सांस लेती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। क्या है? गाजर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जठर रस में क्या पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, लाइकेन में परस्पर सहजीवी जो है वह कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। क्या क्या? कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टायलिन। कौन सा है? टायलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है यह दोस्तों छोटी आंत में होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न, भोपाल गैस कांड में 1984 में जो रिसाव गैस हुई थी उस कौन सी गैस रिसाव थी, तो भोपाल त्रासदी में जो गैस रिसाव हुआ था उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में 1984 में, जिसमें हजारों लोग की मौत हो गई थी यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं, काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। जी हाँ दोस्तों, काला हीरा कहा जाता है कार्बोनेडो को और काला सीसा कहा जाता है ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि है उसका नाम है स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज है जो कि कहाँ पर? यह कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं, जीवन रक्षक जो हार्मोन्स है यह किसे कहा जाता है, तो एड्रिनल हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है, एड्रिनल हार्मोन्स को। दोस्तों यह मोस्ट आईएमपी है, इसको आप जरूर याद रखिए। जीवन रक्षक हार्मोन्स कौन कहा जाता है, तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, तो प्रकाश का जो संश्लेषण है यह सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। कहाँ पर? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहलाती है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम के लिए, लाइसोसोम के लिए आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन जो गैस है इसका मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम के लिए। किसके? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम के लिए। और आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम के लिए। ठीक है, दो प्रमुख याद हैं, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली और राइबोसोम यह प्रोटीन की फैक्ट्री। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, डीएनए और आरएनए में उपस्थित होता है, तो डीएनए और आरएनए यह दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल हैं। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट से या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य ताप। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है लगभग 639 संख्या होती है। कितनी मानव शरीर में मांसपेशियां कितनी पाई जाती हैं? लगभग 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व है, उसका नाम है एनामिल। कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, जो कि दांत की ऊपरी परत कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। कौन सा है संसार का सबसे बड़ा पक्षी? शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं। तो खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां या अस्थियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति का नाम है हरगोविंद खुराना। क्या नाम है? हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। वुल्फिया यह संसार का सबसे छोटा फूल माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है XY का। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन है वह कहाँ से मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है जल से यानी पानी से। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक गैस होती है CO2, जो कि जल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह जो रोग है यह इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो प्रकाश का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है कौन सा? पत्ती। यानी कि पौधे की पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बानक्राइटिस एक रोग है। बानक्राइटिस जो है यह एक कृत्रिम हृदय का रोग है। कौन से? कृत्रिम हृदय का यह रोग है। अगला प्रश्न है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो एक जो लड़का होता है वह अपने पिता से 22 जोड़े प्लस Y क्रोमोसोम पाता है। 22 जोड़े तथा 22 जोड़े प्लस Y क्रोमोसोम पाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यूरिया की अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया जो है यह अधिकतम कहाँ पर? यह मूत्र में अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या? एक एंजाइम है। अगला प्रश्न है, दूध में नहीं पाया जाता। दोस्तों विटामिन C जो है यह दूध में नहीं पाया जाता, विटामिन C। अगला प्रश्न है, टॉक्सिन है। जो टॉक्सिन है एक दोस्तों जहरीला पदार्थ है। कौन सा? टॉक्सिन जो है यह एक जहरीला पदार्थ है। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना जो है यह अमीनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना होती किससे? अमीनो अम्ल से। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों में नहीं होता। फलों और सब्जियों में विटामिन D नहीं होता। क्या नहीं होता?
विटामिन डी नहीं होता। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया किसके द्वारा फैलती है? तो मलेरिया मादा एनोफेलिस मच्छर द्वारा फैलती है। मादा एनोफेलिस द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। अगला प्रश्न, मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है? विटामिन सी। ठीक है, क्या? विटामिन सी उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में जो उपस्थित प्रोटीन है उसे कैसीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैसीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में चैम्बर या कक्ष कितने होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे प्रमुख ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है वह है डीएनए। कौन सा है? डीएनए। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकिका के नियम का जन्मदाता कौन है? तो आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है मेंडल। ग्रेनरी मेंडल आनुवांशिक नियम का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसान का परम सहायक होता है। तो किसान का परम सहायक जो है वह केंचुआ माना जाता है। क्या माना जाता है? केंचुआ माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, कोशिका शब्द का जो निर्माण है यह किया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो फल है वह है आर्किड्स, और सबसे बड़ा जो फूल है वह है रेफ्लोसिया। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लोसिया। और सबसे बड़ा फल है आर्किड्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, स्तंभकंद और धनकंद और शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो स्तंभकंद और धनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, गड्ढा, केसर, प्याज तथा अदरक और हल्दी। यह सब स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद और प्रकंद के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तो अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के जो खाने योग्य भाग हैं उन्हें कहा जाता है फल भीति। क्या कहा जाता है? फल भीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तो आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं मध्य फल भीति। क्या? मध्य फल भीति। अगला प्रश्न है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तो अदरक तथा आलू के जो खाने योग्य भाग हैं वह तना के रूप में उपयोग होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है लगभग 7%। कितना होता है? लगभग 7% होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव के जो मस्तिष्क होता है इसका जो वजन है वह कितना होता है? तो यह 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। अगला प्रश्न है, ऊँट की गर्भावधि काल कितनी होती है? तो ऊँट की गर्भावधि जो काल है वह 320 दिन से लेकर 350 दिन तक होती है। इसके बाद देखिए, गाय तथा भैंस का
काल कितना होता है? तो गाय का और भैंस का गर्भकाल क्रमशः 280 दिन होता है गाय का और 300 दिन होता है भैंस का गर्भकाल। अगला प्रश्न है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट सहायक होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में पाए जाने वाली शर्करा का नाम है लैक्टोज। क्या? लैक्टोज नामक शर्करा दूध में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है मूत्र का जो निर्माण है यह होता है वृक्क में। कहाँ पर होता है? मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। अगला प्रश्न है सबसे लंबा कृमि वर्म कौन सा है? तो सबसे लंबा कृमि या वर्म है टैप वर्म। कौन सा है? टैप वर्म है। अगला प्रश्न प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का एक मात्रक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कपड़े सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। तो कपड़े सुखाने और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है यह दोस्तों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। अगला प्रश्न है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम और आयतन जो यह न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि जल का जो तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है तब जल का घन सबसे अधिक होता है और आयतन जो है यह सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क। क्या है? क्वार्क है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है डायऑप्टर। क्या है? डायऑप्टर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। तो इंद्रधनुष जो होता है यह दोस्तों सबसे बीच में रंग जो है वह हरा होता है। कौन सा? हरा सबसे बीच में होता है। अगला प्रश्न है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो रंग का जो प्रकीर्णन होता है वह उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, यानी कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष जो है यह दोस्तों सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो फ्यूज तार जो है यह दोस्तों टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। किससे? फ्यूज तार टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है वह काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल जो है यह नीला दिखाई देता है। तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो समुद्र का जल है वह नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो वायु का बुलबुला जो है यह जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है।
अगला प्रश्न है तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन तारों के टिमटिमाने का कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है हीरे का चमकना तथा मृगमरीचि का बनना क्या है, तो हीरे का चमकना और मृगमरीचि का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न यहाँ पर है कैंडिला मात्रक है। कैंडिला जो है यह दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न है भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो पृथ्वी द्वारा जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उनकी ऊंचाई जो है वह होती है लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचे, यानी 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है जो पृथ्वी से उपग्रह छोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है यह किसका? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन के। ठीक है, क्या है? नाभिकीय संलयन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। रेडियो सक्रियता की जो माप है यह की जाती है गिनर मूलर काउंटर से। किससे की जाती है? गिनर मूलर काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। अगला प्रश्न है रॉकेट की गति आधारित है, तो रॉकेट की जो गति है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है मूल रंग कौन से कहलाते हैं, तो मूल रंग जो हैं यह नीला, लाल और हरा माना जाता है, यानी प्राइमरी कलर जो है यह नीला, हरा और लाल जो है यह प्राइमरी कलर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है सेक्सटेट का प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेट का जो प्रयोग है यह ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए? ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष जो है यह अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। किसके? अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष जो है यह उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है परमाणु बम सिद्धांत जो है यह किस पर आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है यह दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम का सिद्धांत। अगला प्रश्न यहाँ पर है बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है, तो बिजली के बल्ब जो होता है इसमें मुख्यतः अक्रिय गैस प्रयोग होती है। कौन सी गैस? अक्रिय गैस प्रयोग होती हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का जो वेग है यह सर्वाधिक होता है ठोस में। कहाँ पर होता है? ठोस में होता है। ध्वनि की गति सबसे धीमी कहाँ पे होती है? ध्वनि की सबसे गति है यह हवा में सबसे धीमी होती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाइड्रोजन बम आधारित है, यानी हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है यह आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित होता है। अगला प्रश्न है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है यह वर्षा का जल होता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में, नाक
कान और आँख की जांच में प्रयोग होता है उसे वह कौन सा दर्पण है? वह अवतल दर्पण है। यानी कि अवतल दर्पण जो है यह दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन में जो प्रयुक्त होता है वह है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। अगला प्रश्न यहाँ पर है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान से 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है यह पृथ्वी के 1/6 भाग होता है। अगला प्रश्न द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। अगला प्रश्न है सुराही का पानी ठंडा होता है। तो सुराही का जो पानी है यह बाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। किसके कारण? बाष्पीकरण के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पर है विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा जो है यह दोस्तों अमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? तो अदिश राशियाँ दोस्तों कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल हैं। कार्य, ऊर्जा, समय और चाल जो है अदिश राशि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सदिश राशि कौन कौन सी हैं? सदिश राशि मतलब त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, यह दोस्तों सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रत्यस्थ पदार्थ कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रत्यस्थ पदार्थ है वह है स्टील। अगला प्रश्न है सबसे कठोर धातु है वह कौन सी है? तो सबसे कठोर जो धातु है वह है प्लेटिनम। कौन सी है? प्लेटिनम धातु सबसे कठोर धातु मानी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होती है। तो बर्तनों में कलाई के लिए जो उपयोग होता है उसे कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड। क्या कहा जाता है? अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है पटाखों में हरा रंग जो होता है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पटाखों में हरा रंग जो है यह बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर नॉन स्टिक बर्तनों में परत बने होते हैं। तो नॉन स्टिक बर्तनों में जो परत बनी होती है वह टेफ्लॉन की बनी होती है। किसकी? टेफ्लॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस है वह है रेडॉन। कौन सी है? रेडॉन गैस। यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है गुब्बारों में उपयोग होता है। तो गुब्बारों में कौन सी गैस उपयोग होती है? हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है यह गुब्बारों में प्रयोग होती है। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में प्रयोग होती है। तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग होती है वह है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है यहाँ पर जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है वह है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुल रहना जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। अगला प्रश्न है पानी की स्थायी कठोरता दूर
की जाती है? तो पानी की स्थायी कठोरता है यह पोटेशियम क्लोराइड द्वारा दूर की जाती है। पोटेशियम और क्लोराइड द्वारा दूर की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए, लोहे को जंग से बचने के लिए चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचने के लिए चढ़ाई जाती है वह जिंक की परत है। कौन सी है? जिंक की परत। तो दोस्तों आप जितने लोग भी यहाँ पर देखिए देख रहे हैं वीडियो को, आपसे आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो बस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और लोग यहाँ पर जुड़ सकें। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी लोग यहाँ जुड़ सकें। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वह है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, लोहा निकेल एवं क्रोशियम के मिश्र धातु हैं। लोहा निकेल एवं क्रोशियम के जो मिश्र धातु हैं वह स्टेनलेस स्टील हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील हैं लोहा निकेल और क्रोशियम के मिश्र धातु। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सोल्डर यानी टांका मिश्रण है। सोल्डर जो होता है यह किस धातु का मिश्रण है? तो यह सीसा एवं टिन का मिश्रण है। सोल्डर टांका जो होता है यह सीसा और एवं टिन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सोने का शुद्धतम सोने की शुद्धता होती है। तो शुद्धतम सोने की शुद्धता जो है यह 24 कैरेट होती है। कितनी होती है? 24 कैरेट की होती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्वार्ट्ज में होता है। क्वार्ट्ज में जो है वह क्या उपस्थित होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है वह पिटवा लोहा होता है। कौन सा होता है? पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है वह है हीरा। कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ को क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ठीक है, क्या है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्राकृतिक रबर बहुलक होती है। तो प्राकृतिक रबर जो है यह बहुलक होती है किसका? आइसोप्रीन का। किसका होती है? आइसोप्रीन का बहुलक होती है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। मानव द्वारा संश्लिष्ट जो पहला रेशा था उसका नाम है नायलॉन। क्या? नायलॉन। अगला प्रश्न है, सबसे उच्चतम कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उच्चतम जो कोयला है वह एंथ्रासाइट है। कौन सा? एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्चतम कोयला माना जाता है और इसमें 96% कार्बन उपस्थित होती है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु है वह होती है लिथियम। कौन सी? लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न, कांसा मिश्र धातु है। कांसा जो है यह मिश्र धातु है तांबा व टिन का। किसका? तांबा व टिन का मिश्र धातु है कांसा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, 1 पिको सेकेंड बराबर होता है। तो 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10-12 की घात सेकेंड। ठीक है, 10-12 की पावर यहाँ पर सेकेंड होता है 1 पिको सेकेंड। अगला प्रश्न है,
फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह है एसीटिलीन गैस। कौन सी? एसीटिलीन नामक गैस फलों को पकाने में प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाई जाती है। किसे क्या मिलाई जाती है? निकेल धातु मिलाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक जो विकास है यह किसके कारण रुक जाता है दोस्तों? यह थायरॉक्सिन की कमी के कारण रुक जाता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स की कमी के कारण बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध यानी कि रुक जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र है सीस्मोमीटर। सीस्मोमीटर यानी सीस्मोमीटर द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य जो है यह पराश्रव तरंगें नहीं सुन सकता। अगला प्रश्न यहाँ पर है, श्वेत रक्त औसत जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त यानी WBC का जो जीवन काल होता है वह होता है 2 से 4 दिन के लगभग। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है यह 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। तो स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। सोडियम कार्बोनेट के द्वारा स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना जल में स्थायी कठोरता का कारण है। अगला प्रश्न है, कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग होता है। बल्ब, कैमरे, दूरबीन के लेंस, कैमरे के लेंस में, दूरबीन के लेंस में, विद्युत बल्ब में और धूप के चश्मे में जो प्रयोग होता है वह है फिलनिट कांच। ठीक है, कौन सा? फिलनिट कांच का प्रयोग होता है कैमरे में, दूरबीन में और विद्युत बल्ब में और धूप के चश्मे में, फिलनिट कांच। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं क्रमशः। तांबे का प्रमुख अयस्क है वह है सिनेबार। तांबे का जो है वह है क्यूपाइट और एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वह है बॉक्साइट। पारे का अयस्क कौन सा है? सिनेबार। तांबे का अयस्क है क्यूपाइट और एल्युमिनियम का जो अयस्क है वह है बॉक्साइट। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन से हैं? तो कैल्शियम का जो अयस्क है वह है डेलोमाइड, पोटेशियम का अयस्क है नाइटर और कैडमियम का जो अयस्क है वह है ग्रीनोकाइट्स। कौन सा? ग्रीनोकाइट्स। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्राकृतिक गैस मिश्रित होती है। प्राकृतिक जो गैस होती है किसका मिश्रण होती है? यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। प्राकृतिक जो गैस है यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का मिश्रण होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है। LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्काप्टेन मिलाया जाता है। सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्काप्टेन मिलाया जाता है LPG में। चाहे LPG मिलाया जाए जिसके कारण से गंध हमें आती है। अगला प्रश्न है,
सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाते हैं। सेल्यूलोज के बने कृत्रिम रेशा जो है वह रेयान कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हीरे का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का अपेक्षित घनत्व जो है यह 2.2 होता है और अपवर्तनांक होता है वह होता है 2.42। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। तो समान ताप एवं दाब के विभिन्न गैसों में 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है वह होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, 1 मोल बराबर होता है। तो 1 मोल बराबर किसके होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या 1 मोल के बराबर होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, बर्फ का द्रव्यांक एवं हिमांक होता है। तो बर्फ का जो द्रव्यांक और हिमांक है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ जो के रूप में प्रयोग होती है वह कौन सी है। तो रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होती है वह कैडमियम या बोरान की छड़ होती है। कौन सी? कैडमियम या बोरान की छड़ होती है। अगला प्रश्न है, अर्धचालक का उदाहरण है। तो अर्धचालक का उदाहरण कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है जो यह अर्धचालक का उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो कांच में जो लाल रंग का वेग है यह सबसे कम होता है और बैगनी रंग का जो रंग है वह सबसे कम है। सॉरी, लाल रंग का जो वेग है यह सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का जो वेग है यह सबसे कम होता है। ठीक है, यानी लाल रंग जो है इसका वेग जो है यह कांच में सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का वेग जो है यह कांच में सबसे कम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला कैसा होता है। तो पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला जो है वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसके? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता किसका होता है? यह काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और वस्तु के उल्टा बना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है यह 39 तरंग दैर्घ्य से 3900 तरंग दैर्घ्य से 78 तरंग दैर्घ्य के बीच होता है। किसके? 3900 से लेकर 7800 के बीच में होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। तो वायु तथा निर्वात में प्रकाश की जो चाल है यह अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वह होता है चालन विधि के द्वारा। कौन सी? चालन विधि के द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो कान पर ध्वनि का जो प्रभाव है यह रहता है 1/10 सेकेंड तक। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सहायक के बीच की दूरी होती है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर दूरी आवश्यक होती है। कितनी? 17 मीटर। अगला प्रश्न यहाँ पर है,
अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग जो है यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग जो है यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी? ध्वनि तरंग जो है यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है और अनुप्रस्थ तरंग जो है यह प्रकाश तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। कितना होता है? 2 सेकंड का होता है। अगला प्रश्न है लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। लोलक का आवर्तकाल जो है यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है वायुमंडलीय दाब का मात्रक यंत्र तथा मात्रक है। तो वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र और मात्रक यंत्र है बैरोमीटर तथा बार। यानी कि वायुमंडलीय जो दाब है यह मापा जाता है बैरोमीटर से और यह इसकी इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई को कहते हैं बार। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है मानव नेत्र की स्पष्टता दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो मानव नेत्र की जो स्पष्ट दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से आप स्पष्ट देख सकते हैं। कम से कम 25 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए आपकी आँख की दूरी और वस्तु की दूरी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का जो बाहरी भाग होता है यह स्टार्च का बना होता है। किसका? स्टार्च का बना होता है। अंडे का जो बाहरी भाग है यह किसका बना होता है? तो दोस्तों अंडे का बाहरी भाग जो है यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का अनावरण यहाँ पे बाहरी भाग। अगला प्रश्न यहाँ पर है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित है। यानी मानव मस्तिष्क और सिर का जो अध्ययन है यह फोनोलॉजी शाखा में किया जाता है। फोनोलॉजी नामक शाखा में मानव मस्तिष्क या तथा सिर का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। तो डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी होती है। सोडियम क्लोराइड नामक पदार्थ की कमी होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी वस्तु का जो भार है यह सबसे अधिकतम होता है कहाँ पर? निर्वात में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कृत्रिम सिल्क कहलाती है। कृत्रिम सिल्क यहाँ पर रेशा क्या कहलाता है? तो यह रेयान कहलाता है। क्या? रेयान कहलाता है। यह कृत्रिम रेशा यहाँ पे सिल्क। अगला प्रश्न यहाँ पर है पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। तो पौधों में जैव पदार्थों का जो वहन होता है वह होता है फ्लोएम से। किससे? फ्लोएम से। अगला प्रश्न है आंसू गैस होती है। तो आंसू जो गैस है वह होती है क्लोरोएसिटोफिनो। क्लोरोएसिटोफिनो होती है आंसू गैस। अगला प्रश्न है अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। अधिचालकता की प्रतिरोधकता होती है कितनी? 0 होती है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर है डीएनए की खोज की थी। डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डीएनए की खोज जो है यह वाटसन एवं किक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आम का वैज्ञानिक नाम है। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वह है मैजीफेरा इंडिका। कौन सा? मैजीफेरा इंडिका। यह आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है तम्बाकू में विषैला पदार्थ होता है। तम्बाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वह है निकोटिन। कौन सा? निकोटिन होता है तम्बाकू में विषैला पदार्थ। अगला प्रश्न है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है।
रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किसका? अनंत बनता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। जो पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को किसमें परिवर्तन कर देता है? तो पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन कर देता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्वाशियोकर तथा मरासम की बीमारी होती है। क्वाशियोकर तथा मरासम की बीमारी होती है किसमें? प्रोटीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, डीएनए की इकाई कहलाती है। डीएनए की जो इकाई है वह कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है डीएनए की इकाई। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान, 40 डिग्री जो तापमान होता है इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक होता है यह समान होता है -40 डिग्री पर। कितने? -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट जो होती है इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी होती है। मर्क्यूरी गैस और मर्क्यूरी ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की जो धातु वह है लिथियम। कौन सी? लिथियम धातु जो है यह सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने से थायमिन बी विटामिन जो है वह नष्ट हो जाता है। कौन सा? थायमिन बी, विटामिन बी यहाँ पे नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो प्याज तथा लहसुन में जो गंध होती है यह होती है पोटासियम तत्व के कारण। किसके? पोटासियम तत्व के कारण प्याज तथा लहसुन में गंध होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? वह कौन सा? फेरिक क्लोराइड्स। कैसा है? फेरिक क्लोराइड्स। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी जो धातु है वह है ऑसियम। कौन सी? ऑसियम सबसे